सीड एसोसिएशन ऑफ एमपी किस उद्देश्य से बनाया गया था और अपन उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं? जी जी। तो सर्वप्रथम मैं मंत्री जी आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हाँ। और आपका सीड एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन भी करता हूँ। जो कि आपने पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों से हुई, तो मैं बैकग्राउंड में ये बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना हमारी कंपनी के संस्थापक और जो इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे उन्होंने, और एग्जीक्यूटिव बॉडी उन्होंने बनाई थी सन 2005 में। स्वर्गीय श्री आर के जैन साहब और उनके साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी की पूरी टीम थी। और उन्होंने 2005 में एक ऐसी एसोसिएशन का गठन करने का अनुभव किया जो कि मध्य प्रदेश की उभरती हुई बढ़ती हुई सीड इंडस्ट्री के पक्षों को प्रखरता से और अच्छे बलशाली रूप में अधिकारियों के सामने और किसानों के सामने रख सके। और तब उन्होंने गठन के लिए एक संस्था को चलाने के लिए अच्छे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो हमारे संस्थापक तकनीकी डायरेक्टर श्री एम के शुक्ला जी, उनको भी साथ में लिया और इस टीम के साथ पूरी एसोसिएशन का गठन हुआ। शुक्ला जी जो है उनको भी लगभग 4 दशकों का अनुभव था। उन्होंने अपनी जो है करियर सीड इंडस्ट्री में एनएससी के साथ चालू किया और सन 64 में एनएससी की स्थापना हुई और सीड एक्ट 83 में आया, सीड कंट्रोल ऑर्डर 83 में आया, 66 में सीड एक्ट बना। और जब सीड एक्ट बना तब सर्टिफिकेशन वगैरह की भी ज़रूरत महसूस हुई। तो एनएससी के कुछ कर्मचारी प्रमाणीकरण का कार्य भी करते थे क्योंकि उस समय कई राज्यों में प्रमाणीकरण संस्थाएं नहीं थी। तो शुक्ला जी को भी बहुत गहन अनुभव था और वह राष्ट्रीय बीज निगम और उसके बाद मध्य प्रदेश बीज निगम में अपनी सेवाएं देके रिटायर हुए थे और उनके अनुभव का भी हमें काफ़ी लाभ मिला। और इस उद्देश्य से हमने एसोसिएशन का गठन किया। उद्देश्य तो मैंने आपको बताया कि बीज इंडस्ट्री के जो है पहलुओं को प्रमुखता से और प्रखरता से उठाना। और पिछले 15 लगभग 20 वर्ष हो गए हैं हमने इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे रूप में उठाया है। और मध्य प्रदेश की सीड इंडस्ट्री जो है वो उन फसलों पे काम करती है जो कि एक बड़े संख्या में या वॉल्यूम में लगती हैं, जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज उतना कार्य करने में रुचि नहीं लेता है। जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, अभी हम दालों के बीज की उड़द, मूंग, तुअर में भी अच्छा अपना प्रयास कर रहे हैं करके। मल्टीनेशनल कंपनीज हाइब्रिड बीजों में, जहाँ पे आपका वॉल्यूम कम रहता है, या सब्जी बीज हो गए हाइब्रिड में, मक्का, धान, उनमें रुचि लेती है। और इनका प्रोडक्शन जनरली हैदराबाद, कर्नाटक या कपास का अगर हम बोलें तो गुजरात में होता है। और हमारा जोग्राफिकली एक ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश जहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, दालें और चना, ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और सोयाबीन में हम देश में नंबर 1 हैं। गेहूं में भी प्रोडक्शन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ा है। तो इन सब चीज़ों की संभावनाओं को देखते हुए और इन सब फसलों के मुद्दों को उठाने के लिए एक स्टेट लेवल पे एसोसिएशन होनी चाहिए, उन उद्देश्यों के हिसाब से हमने इसका गठन किया। सीड बिजनेस को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से एसोसिएशन बना है और उसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती है या उसमें रुकावट आती है बिजनेस में, उसको लेके भी सीड एसोसिएशन ने जो प्रयास किए हैं, जिसके कारण सरकार से कई कानूनों में बदलाव भी हुआ है और ये हुआ है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य बीज उद्योग की जो है समस्याओं को आगे रखते हुए, और न केवल समस्याओं को आगे रखते हुए बट उसके अनुकूल नीतियों को बनाना और आगे बढ़ाना, ये था। लेकिन जो अंततः हमारा उद्देश्य बीज कंपनियों का भी यही है कि अगर बीज उद्योग समृद्ध होगा और अच्छी गुणवत्ता का एक सही कीमत पर किसान को बीज मिलेगा, तो जो हमारा अंतिम ध्येय यही है कि प्रदेश और देश के किसान प्रगति कर सकें।
और हमारी नीतियाँ और जो भी होती हैं हमारे हितों को ध्यान में रखते तो होती है, लेकिन हमारा यह भी हित होता है कि किसान अंततः हित ये है कि किसान प्रगति करे, और इस दिशा में भी हम कई कार्य करते हैं। हमारी सदस्य कंपनियां जो जो नई किस्में विकसित उनकी कर। खुद की होती हैं वो किसानों को बताती है, कैसे उत्पादन लिया जाए, जो समस्या आती हैं वो बताती हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नीतियाँ जो होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर 2-3 साल में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होते हैं। यदि हम पिछले 10 सालों की बात करें तो जीएसटी आया, उसके पहले जीएसटी के पहले वैट होता था, तो हर बजट में चीज़ों में वैट कम ज़्यादा होता था। तो अभी नया सीड एक्ट जो है वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, वो आएगा। उसके पहले सरकार 3 नए कानून लाए, इसके अलावा दूसरे चीज़ों में संशोधन होता रहता है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में संशोधन होता है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जो इन नीतियों को रिव्यू कर सके और समय समय पर हर फोरम में इसका रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो जब एसोसिएशन बना ही था, उसके पूर्व भी एक संगठन था जो काम कर रहा था, लेकिन ये एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मुझे याद है कि शायद 99 के दशक में करके 99 सन में पहली बार सरकार ने केवल मध्य प्रदेश में बीजों को फिर सेल्स टैक्स लगा दिया था। तब वो एक मेरे ध्यान में एक पहली लड़ाई थी जो हमने इस संगठन के बैनर के नहीं बट इसकी टीम ने पूरी लड़ी थी। दिग्विजय सिंह सरकार को बोला कि अगर आप सेल्स टैक्स लगाएंगे तो किसानों पर इसका जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और किसी भी दूसरे राज्य में सेल्स टैक्स नहीं है तो इस पर नहीं होना चाहिए। तो वो हमने सक्सेसफुली हटवाया, और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर काफ़ी बार हम भोपाल गए और फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी को और उस समय के जो वित्त मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया, और वो हमारी तर्कों से सहमत हुए और उन्होंने ये टैक्स हटाया। इसके बाद एक बजट में जब बाबूलाल गौर साहब की सरकार आई और उस समय हिम्मत जी कोठारी वित्त मंत्री थे, तब एक बार बजट में फिर से वैट आ गया। तब सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैट कर दिया गया था करके, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर ये वही ज्ञापन हमने दिए। ये मेरे ख्याल से 2003 या 4 की बात होगी। और एक बार फिर ये भी हमने एसोसिएशन के बैनर के पहले ही 1 साल पहले, शायद 2004 की बात होगी, तब ये लड़ाई लड़ी थी। और उस समय हमें लगा कि नहीं, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यदि हम कुछ पदाधिकारी जाते हैं तो एक हमारे पास कोई भी एक सोसाइटी जैसा रजिस्ट्रेशन नहीं है करके, एक संगठन की प्रक्रिया जो भी होती है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का चयन, सोसाइटीज उनसे फीस लेना, लड़ना, और फिर हमने इसका गठन का निर्णय लिया। लेकिन हमने वो दूसरी बार भी वैट माफ कराया। उसके बाद हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, 3-4 महत्वपूर्ण मैं आपसे सारांश में रखना चाहूँगा। वैट हट गया, लेकिन एक डिपार्टमेंट होता था सरकार में परचेज टैक्स का। तो अगर आप वैट देखते हैं तो आपको परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स या ऐसा कुछ देना होता है अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं, और वैट सेल्स टैक्स था। परचेज टैक्स वाले डिपार्टमेंट ये 2005 या 6 की बात होगी, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चलिए आपको वैट में छूट मिल गई, लेकिन ग्रेन पे तो परचेज टैक्स है, तो आप जो भी खरीदी करते हैं उसके ऊपर परचेज टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें सरकार लेवल पे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया, लेकिन हमने कमिश्नर के पास गए और उन्होंने सब चीज़ें समझाई कि सीड जो है डिस्टिंक्ट है और वैट में भी एग्जेम्प्ट है, तो आप इसका सर्कुलर जारी करें। वो मेरे ख्याल से पहली एक हमारे लिए जो है सफलता थी। वो हमारे तर्कों से सहमत हुए, उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि सीड को परचेज टैक्स से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हमने लड़ी। बीटी कॉटन को चूंकि 2002 में मेरे ख्याल से परमिशन मिली थी, और बीटी कॉटन की अप्रूवल की प्रक्रिया विकसित हो ही रही थी। कुछ चीज़ों की परमिशन केंद्र लेवल से मिलती थी, कुछ चीज़ों की परमिशन जो है स्टेट लेवल से मिलती थी। तो उस समय स्टेट काफ़ी आनाकानी करती थी। जीईएसी अगर कोई वैरायटी रिलीज कर देती थी कपास की, स्टेट बोलती थी कि आप ट्रायल्स लीजिए, तो उसको भी हमने सक्सेसफुली लड़ा। और 2 बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं हैं, वो ये हैं कि 2009 के आसपास जो है कई राज्यों में मांग उठने लगी थी कि बीटी कॉटन की कीमत को निर्धारित किया जाए। तो कई स्टेट्स अपने यहाँ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक राज्य हुआ करते थे, वो अपने यहाँ एक अपनी विधानसभा में लॉ लेके आए
कि आप सरकार को बीटी कपास की प्राइस नियंत्रित करने का अधिकार रहेगा करके। अभी तक किसी भी बीज की प्राइस जो है डिसाइड या कंपनी को अधिकार रहता है, लेकिन उस लॉ के तहत इन दो राज्यों में अधिकार दिया गया। मध्य प्रदेश ने भी ये लॉ पास किया, विधानसभा में बकायदा पारित हुआ, लेकिन सीड इंडस्ट्री का हमेशा यह मत था कि अगर हर स्टेट अपने हिसाब से अगर प्राइस डिसाइड करेगी और मध्य प्रदेश का यदि प्राइस कम है तो यहाँ के किसानों को नुकसान होगा और हो सकता है सीड अन्यत्र जाए। उस ज़माने में जो है पंजाब में करीब करीब 100-200 रुपए कीमत ऊपर होती थी, तो कई जो हैं कंपनीज पंजाब के लिए सीड भेज देती थी, जो किस्में पंजाब में भी चलती थी और मान लीजिए गुजरात में चलती है। तो ये सब चीज़ों का अंदेशा था। हमने इसके लिए विधानसभा में लॉ पारित होने के बावजूद हमने जॉइंट सेक्रेटरी सीड्स के माध्यम से माननीय उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनको ये चिट्ठी लिखी कि इस लॉ को राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, और हम इसमें सफल भी हुए। यहाँ की विधानसभा से पारित होने के बावजूद वह राष्ट्रपति जी के पास नहीं हुआ, और ये एक बड़ी सफलता थी। और इसी तारतम्य में एक और चीज़ ये थी कि कई राज्यों ने सीड एक्ट के परे जाकर यह नियम लगाना चालू कर दिए थे कि अगर आपको कोई भी रिसर्च किस्म अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसकी यूनिवर्सिटी में 1 साल 2 साल 3 साल जिस राज्य का जो भी नियम है उतनी वहाँ पर ट्रायल्स दीजिए, और उस डेटा के वहाँ से जो भी उसका यील्ड डेटा, उत्पादन का डेटा आता है या रोग का डेटा आता है, उसके आधार पर राज्य सरकार जो है परमिशन देगी। सीड एक्ट में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है, और बिना कोई नया नियम विधानसभा में पास कराए इस प्रकार का कोई भी सर्कुलर पास करना अनुचित है, ये एसोसिएशन का मानना था। हमने पहले डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिक्वेस्ट किया कि ये सर्कुलर सीड एक्ट के अनुकूल नहीं है, लेकिन जब हमें वहाँ पर सफलता नहीं मिली तो हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से 2 या 3 हियरिंग में ही जब हमने अपने तर्क रखे कि सीड एक्ट जो कि एक सेंट्रल का कानून है जो पूरे देश में लागू होता है, वहाँ पर कहीं पर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह पावर्स नहीं दिए हैं कि आप किसी रिसर्च किस्म की या किसी भी ट्रुथफुल किस्म की जो कि नोटिफाइड वैरायटी नहीं है, आप अपने स्तर पर ट्रायल करिए और उसका सेल का परमिशन दीजिए। तो कोर्ट हमारे तर्कों से सहमत हुआ। कोर्ट ने केवल एक प्रश्न पूछा कि आपको किस नियम में यह अधिकार दिया है। उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर उनके वकील के थ्रू पूछा, और उसका संतोषजनक उत्तर वो जो है नहीं दे पाए। ये चीज़ हमें मालूम थी, और कोर्ट ने उस सर्कुलर को निरस्त किया, और वो हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। दुर्भाग्यवश यह सफलता महाराष्ट्र और आंध्र तेलंगाना में नहीं मिल पाई। उनकी सीड एसोसिएशन वहाँ पर इस नियम के खिलाफ गई थी करके, जैसा मैंने आपको बताया दूसरे राज्य ट्रायल्स लेते हैं, लेकिन उनकी नागपुर हाई कोर्ट में जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने वहाँ पे उन्हें रिलीफ नहीं दिया। लेकिन चूंकि हमने अपने स्टेट में कंपनियों का हित पक्ष अच्छे से प्रस्तुत किया था, तो हमें एक बड़ी सफलता मिली। तो ये कुछ मंडी टैक्स का भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। जी, मंडी टैक्स की एक बड़ी लड़ाई है जो कि हमने 2010 से लड़ रहे थे करके। मंडी टैक्स, जैसा मैंने आपको एक बैकग्राउंड में बताया कि वैट हुआ, परचेज टैक्स हुआ, यहाँ पर तो हमने सरकार से लड़ाई लड़ी और बोला कि सीड जो है वो अनाज से भिन्न है और इसके ऊपर कोई भी वैट सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए। इवन जीएसटी में भी सरकार ने सीड को मुक्त रखा है करके। लेकिन मंडी एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो थोड़ा सा इन तर्कों से सहमत नहीं हो रहा था, और कुछ सदस्य कंपनियां हमारे भी वह कई लोगों को, अगर मान लीजिए मक्का जा रहा है, सोयाबीन जा रहा है, गेहूं जा रहा है, वो इस चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि ये अनाज है, और वो रोक के उसके ऊपर वसूली निकाल देते थे अपने नियम के अनुसार। तो कुछ मेंबर कंपनियां पहले गईं, जबलपुर हाई कोर्ट में गईं, और एक फेवरेबल इसके ऊपर निर्णय आया कि सीड पे मंडी टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये 3-4 कंपनीज के पक्ष में ही निर्णय था, मंडी इस निर्णय को हर
किसी बीज कंपनी के लिए नहीं मान रहा था। तो फिर हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम एसोसिएशन लेवल पर इस निर्णय के, इस मंडी टैक्स के मुद्दे के को लेकर हाई कोर्ट के ऊपर जाएं और कुछ कंपनीज को जिनको ये वसूली निकाली गई थी उनका कॉज ऑफ एक्शन लेके हम हाई कोर्ट में गए, माननीय इंदौर उच्च न्यायालय में। और 2010 में हमने ये एप्लीकेशन फाइल की थी। श्री साबू जी और सीनियर एडवोकेट श्री सतीश चंद्र बरगड़िया साहब ने हमें रिप्रेजेंट किया और कई बार तर्क हुए इसमें, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में आप जानते हैं प्रक्रिया लंबी है, कई बार आपका एडमिट होता है केस और उसके बाद 10-12 साल लग जाते हैं लिस्टिंग आने में। हमने कई बार अर्जेंट हियरिंग की भी, उसमें अर्जी लगाई, लेकिन अंततः 2023 में हमें हमारा ये फाइनल हियरिंग पे आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एडवोकेट्स गण साबू साहब बरगड़िया साहब का और श्री शुक्ला जी का भी, जिन्होंने ये पिटिशन तैयार की, ये सब की। और बीच में हमारे यहाँ पर श्री पारिक जी थे जो इस मुद्दे को देख रहे थे, और सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी सदस्य, उन सबके सहयोग से फाइनल हियरिंग में कोर्ट इन सब तर्कों से सहमत हुआ और कोर्ट ने बीज उद्योग के पक्ष में यह निर्णय लिया कि जो भी किसी भी प्रकार का बीज, चाहे वह प्रमाणित बीज हो, सर्टिफाइड जिसे कहते हैं, या ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, वह अनाज की श्रेणी में नहीं आता है। और बीज जो है सीड एक्ट और सीड कंट्रोल ऑर्डर से गवर्न होता है। इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, तो इसमें मंडी के विभाग को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए यह मंडी टैक्स से मुक्त रहेगा। और ये एसोसिएशन के लिए बड़े गर्व की और हर्ष की बात है। और कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी सदस्य गणों के लिए ये छूट प्रभावी रहेगी। और अगर जो है पास्ट में, मतलब पूर्व में भी किसी से अगर इस 10-13 साल के अवधि में किसी से कुछ भी मंडी टैक्स वसूला गया है अनुचित, तो वह रिफंड किया जाएगा सदस्य कंपनियों को। तो मैं इसी के साथ यह आह्वान भी करूंगा कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि एसोसिएशन के सदस्यों के लिए छूट रहेगी, तो आप सब लोग इस जो है निर्णय का पार्ट बनने के लिए एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, सदस्य बने, ताकि आपको बिना किसी संशय के यह छूट प्राप्त हो और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आप अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। तो यह सब लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ जुड़ें और इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक रूप में संख्या में जुड़ के, आर्थिक रूप से तो सहयोग सब लोग देते ही हैं, लेकिन जितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है उतना उसका एक मजबूत पक्ष भी माना जाता है। तर्कों का पक्ष तो अपनी जगह है, लेकिन संख्या बल भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप सब लोग जुड़कर इसको प्लेटफॉर्म को और सशक्त बनाएं, यह भी मेरी सदस्यों से अनुरोध रहेगा। एक और ये कि जैसे तेलंगाना अन्य राज्य बीज राज्य के रूप में जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी उपजाऊ भूमि है, अच्छी खेती है, सिंचाई के अच्छे साधन है, उसके बावजूद भी बीज राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाया मध्य प्रदेश। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी, जो मेरे एक लिमिटेड अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बीज इंडस्ट्री की शुरुआत लगभग 64 के दशक में जब एनएससी बना और उसी समय महीको बनी थी और उस समय के आसपास शुरुआत हुई। अब ये आप जानते हैं कि जब शुरुआत होती है और जहाँ पर एक इंडस्ट्री का जो शुरू के 10-20 सालों में पकड़ बन जाती है, तो उसको आपको चेंज करना मुश्किल होता है। वैसे असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी बीज कंपनी ने अपना पूरा R&D सेटअप, अपना प्रोडक्शन प्लांट, और उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपको कपास का प्रोडक्शन लेना है, तो आप कई बार गांव के गांव गोद लेते हैं और फिर आप किसानों को प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे बीज तैयार किया जाए, क्या किया जाए। फिर 5-6 साल में आपके उन किसानों से अच्छे संबंध हो जाते हैं, तो वो एक बेस पूरा अच्छा बन जाता है। तो कंपनियां यह फिर ट्राई नहीं करती हैं कि दूसरे प्रदेशों में जाएं। तो तेलंगाना या शुरू में आप कहीं जालना, महाराष्ट्र में कई कंपनियां, महीको से लेके उस समय और भी कंपनीज थी,
और तो उन्होंने वहाँ पर स्थापना हुई और उन्होंने वहाँ से महाराष्ट्र से तेलंगाना या आंध्र प्रदेश पास पड़ता है, तो इन दो राज्यों में अधिकतर कंपनियों का वर्चस्व रहा। तो सन 60 से लेके हम मानें कि सन 90 तक इन दो राज्यों में काफ़ी कुछ सीमितता रही। थोड़ा बहुत गुजरात भी लोग प्रोडक्शन कराते थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सन 90 में जब सोयाबीन और सब आना चालू हुआ, तब चालू हुआ। और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सरकार को कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि हम उन दोनों राज्यों की जो भी सीड कंपनीज हैं उनको आकर्षित करें। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ लगभग 1100 कंपनीज और सोसाइटीज़ मिला के प्रमाणीकरण में रजिस्टर्ड हैं। कई ऐसी लोग कंपनीज भी होंगी जो प्रमाणीकरण का कार्य नहीं करते हैं, तो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि वो पूरा ग्रो करके, विकसित करके अपना नाम आगे करें और आगे बढ़ें। तो यह मेरे ख्याल से जलवायु और इन सब चीज़ों की समस्या नहीं है। नीतियाँ अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो हम मध्य प्रदेश को एक सीड हब के रूप में बना सकते हैं। सीड पार्क और लेबोरेटरी, जी इसको लेकर भी कोई एसोसिएशन की योजना है? जी, सो इसी तारतम्य में एक कड़ी है कि सीड पार्क बनाया जाए। तो मैंने इन दो राज्यों की बात की, तो तेलंगाना में वहाँ पर एक सीड पार्क का निर्माण चल रहा है। हम भी उनसे जानकारी ले रहे हैं कि वह किस स्टेज पे है, क्या प्रोग्रेस है। जालना में भी सरकार ने एक घोषणा की है कि वहाँ पर भी एक सीड पार्क बनेगा और वहाँ की सीड कॉरपोरेशन को उसके कोऑर्डिनेशन और शायद विकास करने का भी जिम्मा दिया गया है महाबीज की। तो हमारा भी सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि एक ऐसा सीड पार्क के लिए ज़मीन आवंटित की जाए। यदि संभव हो तो 2-3 जगहों में आवंटित की जा सकती है। इंदौर एक क्लस्टर है और अगर सरकार को लगता है कि मान लीजिए निमाड़ में या बुंदेलखंड में एक और क्लस्टर डेवलप करना है, तो 2-3 जगह ऐसे सीड पार्क्स भी तैयार किए जा सकते हैं। बट वर्तमान में ऐसा मुझे लगता है कि इंदौर के आसपास यदि सरकार सीड रिसर्च को खासकर जो है प्राथमिकता देकर यदि कंपनियों को लॉन्ग टर्म लीज के लिए कुछ अच्छी ज़मीन दे सकती है, तो उससे काफ़ी कंपनियां इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आकर्षित होंगी। और जितना ज़्यादा आप अनुसंधान, यदि कंपनियां अनुसंधान मध्य प्रदेश में रह के करेंगी, तो कहीं ना कहीं कंपनियां चाहेंगी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी वो सब बीज टेस्टेड होंगे, तो उसका प्रोडक्शन भी यहीं पर किया जाए। और प्रोडक्शन यदि यहाँ पर होगा तो फिर प्रोसेसिंग और जो है श्रमिकों को भी रोजगार मिलेगा। तो रिसर्च एक पहली कड़ी है। अगर आप उस रिसर्च पे लाने के लिए अगर आप कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं, एक अच्छा ज़मीन दे सकते हैं, तो उसके काफ़ी दूरगामी पॉजिटिव परिणाम होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अंततः कृषकों को बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और साथ ही साथ रोज़गार की भी संभावनाएं काफ़ी होंगी करके देख के। और ये सब चीज़ें आपने तेलंगाना कर्नाटक का उदाहरण दिया, तो जहाँ पर सीड प्रोडक्शन होता है, हम खुद और हमारी कई सदस्य कंपनियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कर रही हैं, तो किसान को 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मिनिमम कमिटमेंट देकर रबी सीजन में जो है प्रोडक्शन प्रोग्राम किया जाता है। और यदि मैं यहाँ की बात करूँ, अगर हम गेहूँ जो कि एक फसल है, अगर किसान को 20 क्विंटल प्रति एकड़ हो गया और मैं अगर 2500 लगभग मूल्य मान लेता हूँ, तो किसान को लगभग 50,000 रुपये प्रति एकड़ की उपज होती है। और वहाँ पर कंपनियाँ 70 से 80 हज़ार रुपये जो है मिनिमम गारंटी देने के लिए तैयार होती हैं। और अगर किसान अच्छा प्रोडक्शन करता है तो वो 90,000 से लेके 1 लाख तक भी उत्पाद एक एकड़ में कमा सकता है। तो ये एक उदाहरण है कि किसानों की आय स्ट्रेट अवे 50,000 से आपने 80-90 हज़ार कर दी, तो जो कि लगभग 60-70% की बढ़ोतरी है। और वो केवल 4 महीने की, मैं केवल रबी सीजन की बात कर रहा हूँ करके। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने प्रदेश में भी सीड इंडस्ट्री को आकर्षित करें। और जलवायु के साथ साथ एक ये भी है, अगर मैं हाइब्रिड संकर मक्का की बात करूं, तो आपको 500 मीटर का आइसोलेशन चाहिए होता है।
तो अगर आपने अपनी हाइब्रिड मक्का किसी के खेत में लगाई है तो 500 मीटर के आसपास रेडियस में कोई भी दूसरी मक्का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पॉलन जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसका जो पॉलन या पराग उड़ के आपकी फसल को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए कई कंपनियां पूरे गांव को गोद ले लेती हैं और वहां पे गांव के गांव में सीड प्रोडक्शन करती है। तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर एक कंपनी यहाँ पे आई तो वो स्ट्रेट अवे पूरे गांव को गोद ले लेंगी और वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन प्रोग्राम करेगी। फिर अगर आपके उस पूरे गांव में अच्छे संबंध हैं तो आप 5-7 साल रुकेंगे, आसपास के गांव थोड़े से और देखेंगे। तो ये भी एक कारण, जैसा मैंने पहले बताया था, कि कंपनियां वहाँ पे कई सालों से काम कर रही हैं, पूरे गांवों के साथ काम कर रही हैं संकर मक्का में। तो वो चीज़ यहाँ पे भी थोड़ी की जा सकती है और इसके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी होगी, सीड पार्क बनाना होगा, या इंश्योर करना पड़ेगा कि कंपनीज़ को के कार्य में उनको एक अनुकूल जो है माहौल दिया जाए और जो भी उनकी नीतियां बने उनको प्रताड़ना नियमों के आधार पर कम से कम हो और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल तैयार करें। तो मेरे ख्याल से निश्चित ही कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस युग में इंडस्ट्रीज के लिए तो कई बार किसानों की सैकड़ों हजारों एकड़ अधिग्रहण करके इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं। यदि सरकार इस दिशा में काम करेगी कि अगर 500-600 एकड़ भी अगर कृषि के लिए जमीन जो है दी जाए तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और ये बहुत अच्छी पहल होगी कि जो है कृषि की जमीन इंडस्ट्रीज या और किसी उपयोग की देने की बजाय आप कोई भी सरकारी जमीन या कृषि जमीन जो कृषि के लिए उपयुक्त है करके क्लस्टर आप बना के आप सीड इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करें। और आज के इस युग में जहाँ पे लोग वातावरण या एनवायरनमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर सरकार का ये फोकस होता है कि हमारे जो है क्षेत्र में प्रदूषण कम से कम हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री हो। तो कृषि और रिसर्च एक ऐसा काम है कि जहाँ से न केवल आपको रोजगार, किसानों की आमदनी और ये सब तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप इंदौर के आसपास एक सीड पार्क ले आते हैं तो एक प्रदूषण लेवल भी कम होगा करके। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि कितना प्रदूषण है, ये सब है क्योंकि शहर के पास पास इंडस्ट्रीज हैं। तो ये एक थोड़ा सा शायद मुश्किल कदम हो सकता है, लेकिन ये एक सब दिशा के हिसाब से काफ़ी परिपूर्ण कदम रहेगा करके देख के। तो सरकार को इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए और हमारा यही है कि देखिए आप एक लॉन्ग टर्म लीज पे दीजिए, जो भी आपने बताया था कि प्रेस कॉम्प्लेक्स में 99 ईयर्स तक की लीज पे दी गई थी। तो सरकार अगर कंपनियां काम करनी चाहती हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म लीज पे ज़मीन दीजिए, वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। सरकार को ये भी चिंता नहीं है, लॉन्ग टर्म लीज पे है, आप अपना काम करिए, सुधार देखिए। आप अगर आप सरकार को ये चाहिए कि आपने क्या काम किया, आप 5-10 साल में इसका कुछ रिपोर्ट दीजिए, तो वो सब मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि आपने जिस उपयोग के लिए काम में ली है वो उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ों के साथ एक अच्छी पॉलिसी तैयार करें सीड की रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। धन्यवाद वैभव जी, आपने टाइम दिया एग्रो इंडिया परिवार और आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आपने भी बहुत समय दिया।